हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स वीवीयू हजारीबाग के जितने भी कोर्सेस है, चाहे वो एमडीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, उसकी तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। और साथ ही साथ जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके फायदे के लिए और क्या कर रहा है, तो आपको साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स और आपको टोटल चीज दिया जा रहा है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। जो एक्स्ट्रा नोटिसेस या फिर नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, सब चीज का जानकारी आपको या तो यूट्यूब के जरिए या तो उन चैनलों के जरिए आप तक पहुंच जाता है। तो उन चैनलों से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उससे जुड़ के उन नोट्स का फायदा उठा सकते हैं और आने वाले जो भी आपके एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन है, सबसे पहले हमारा चैनल उसके बारे में आपको बताते रहता है और बताता रहेगा। ठीक है। हम लोग मेजर और माइनर में जो कॉमन क्वेश्चंस आते थे, उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है। और एक एमसीक्यू सीरीज भी हम लोग कर चुके थे, जो कि एग्जाम, अब इलेक्शन हो चुका है, एग्जाम सर पे है, तो एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाने से अच्छा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और खुद आपको भी लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, तो उन सारे क्वेश्चन का संग्रह मैं एक साथ लेके आया हूं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आप ही के अंदर से आवाज आएगा कि हाँ, यही क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे, एकदम छपेंगे। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, जो कि आपका यहां थंबनेल में भी लगा हुआ है और स्लाइड्स में भी ये क्वेश्चंस लगा हुआ है। उसमें से जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिलेट करता है, वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अशोक के बारे में और द ग्रेट अशोक के बारे में, और हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आइए हम पहले आपको क्वेश्चन दिखा दें कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप यहां देखेंगे, क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको लगेगा वेरी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना ज्यादा है। तो अब यहां देखेंगे क्वेश्चन क्या है, मगध के उत्थान का वर्णन करें, इंग्लिश में डिस्कस द राइज ऑफ मगध। ठीक है। तो आप मगध के बारे में पढ़ें और यहां से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो आप मगध को अच्छे से पढ़ें और अपना एग्जाम को, यहां से क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में अच्छे से इसको दे सकते हैं। ठीक है। यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे किसके बारे में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन यहां पर करने के लिए बोला गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और उपलब्धियों का वर्णन यहां पर आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में भी आप देखेंगे, डिस्कस द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सबसे, दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और एक थर्ड नंबर है अशोक के बारे में। तो अशोक का जो धम्म नीति था, उसके बारे में जो व्याख्या यहां पर करने के लिए बोला गया और धर्म प्रचार के लिए वो क्या क्या किए थे, ये दो क्वेश्चन आप जेएच एग्जाम प्लेक्स की तरफ से मान सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग गेस कर रहे हैं, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके लिए गेस कर रही है। ठीक है। क्या, एक अशोक से क्वेश्चन आने का संभावना 110% और एक मौर्य 110%। चंद्रगुप्त मौर्य, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा। आपको भी पता है यहां से क्वेश्चन आने का संभावना 100% से भी ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अशोक, ये तो इंग्लिश में था इसका, एक्सप्लेन अशोक कंसेप्ट ऑफ धम्म एंड व्हाट मेजर्स डिड ही अडॉप्टेड टू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डाले, मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, थ्रो लाइट ऑन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम है तो इन पांचों क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, जिसमें से दो का डिस्कशन हम लोग आज बिल्कुल करेंगे, जो सबसे रिलेटेड, इन पांचों से रिलेटेड होगा। ठीक है। अगला, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। तो मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे ये साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन जो था वो आपके एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल है। और इसके पहले ऐसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन हुआ है, इसके पहले 4 या 5 वीडियो आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर।
उसको भी जाके आप देखें और उस चीज से आप कुछ सीखें। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग को सबसे पहले देखना है कि वो उनका राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था, उनका लाइफ कैसा था, वो कौन कौन सा युद्ध जीते थे और अपना साम्राज्य का विस्तार किए थे। इस चीज के बारे में हम लोग को इसमें डिटेल में लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और क्वेश्चन कुछ और भी आता है तो आप यहां से लिख सकते हैं अगर आप बुक पढ़े हैं थोड़ा सा तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा उत्तर स्टार्ट होता है यहां से। मौर्य वंश भारत के इतिहास में एक गौरवशाली गाथा है जिसमें विभिन्न राजाओं ने न सिर्फ विदेशी बल्कि देसी अत्याचारी राजाओं को हटाकर एक स्थिर शासन प्रदान किया। तो मौर्य वंश के बारे में यहाँ पर एक अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जितने भी बाहर के राजा थे और यहाँ के भारत देश के भी जो उस समय के अत्याचारी राजा थे सबको पराजित करके यहाँ पर एक स्थिर शासन का व्यवस्था यहाँ पर मौर्य साम्राज्य कर दी थी। आगे यहाँ पर आप देखेंगे मौर्य काल अपने लंबे शांति काल के लिए भी जाना जाता है। मौर्य वंश की आधारशिला, इसको एक साथ लिख दूं, आधारशिला मौर्य वंश की आधारशिला चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। अंडरलाइन करने वाला पार्ट है ये। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। तो आप देखेंगे अगर आप गूगल में टाइप कीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर का आप एरिया देखिएगा तो आप देखिएगा कंप्लीट इंडिया, पैन इंडिया और में ही ये पूरा फैला हुआ था। कौन? मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। तो यहां पर लिखा हुआ क्या है, राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। चंद्रगुप्त के विषय में जस्टिन का कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो जिसका स्टेटमेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जस्टिन का स्टेटमेंट क्या है कि उसके पास कितने की सेना थी? 6 लाख सिपाहियों की सेना थी और इससे वो पूरा भारत को विजय किया। और यहां पर दूसरे शब्द में लिखा हुआ है भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त करा दिया। तो आप देखेंगे यहां पर इस चीज को भी अंडरलाइन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? उत्तरी पश्चिम भारत में जो भी सिकंदर के उत्तराधिकारी लोग थे उससे उत्तरी पश्चिम भारत को क्या करा दिए थे? ये मुक्त करा दिए थे। नंदा डायनेस्टी का नाम आप सुने होंगे, धनानंद, है ना। नंदों का उन्मूलन कर उन लोगों को भी हरा दिए थे। सेल्यूकस को पराजित कर दिए। सेल्यूकस निकेटर का नाम सुने होंगे आप, सेल्यूकस को भी पराजित कर दिए थे। संधि के लिए विवश कर जिस साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमाएं उस उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से अभी लेकर दक्षिण में वर्तमान। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर वो कहां कहां तक उनका विस्तार फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, इस चीज के बारे में यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट? संधि के लिए विवश किया। किनको? सेल्यूकस निकेटर को। तो संधि के लिए विवश कर जिस साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमाएं कहां से कहां तक थी? उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपरा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। समझिए पूरा पैन इंडिया, पूरा इंडिया का बात करें, पूरा इंडिया में ही फैला हुआ था। कौन? मौर्य साम्राज्य, है ना। पूरा इंडिया में ही फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें महावंश की टीका में, ये क्या होगा? एक लिटरेरी वर्क है। महावंश की टीका में उसे सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा गया है। जम्बूद्वीप का शासक, जम्बूद्वीप बेसिकली किसके लिए यूज होता है? इंडिया के लिए यूज होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज होता है। तो महावंश की टीका में ये एक लिटरेरी वर्क है जिसमें जम्बूद्वीप का शासक कहा गया है किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को।
रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो आपसे यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा या जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया, तो क्या होगा, रुद्रदमन। तो उससे क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार पश्चिमी भारत में भी था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार था वो पश्चिमी भारत में था, तो आंसर क्या होगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे अगर हम लोग वर्णन करें इसमें, तो इसी में चंद्रगुप्त का वर्णन है जिससे सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का यहाँ पर इसी में जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन मिलता है जिसने किसका निर्माण कराया था, सुदर्शन झील। अंडरलाइन करने वाला पार्ट है उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं, ठीक है। महाराष्ट्र के थाने जिले में सोपारा में स्थित अशोक के शिलालेख में यह पता चलता है। अब देखिए ऊपर किसका अभिलेख था, तो जूनागढ़ अभिलेख। अब यहाँ पर किसका अभिलेख आ गया है, तो अशोक के अभिलेख पे यहां से पता चल रहा है कुछ। अब क्या पता चल रहा है हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे। तो महाराष्ट्र के थाने जिले में सोपारा में स्थित, सोपारा में एक अशोक का अभिलेख स्थित है, अभिलेख नहीं शिलालेख स्थित है अशोक का। तो शिलालेख से क्या पता चलता है, तो शिलालेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की सीमाओं पर पश्चिमी भारत की अपनी विजय को कोंकण तक विस्तार दिया। मतलब पूरा महाराष्ट्रियन एरिया, गोवा वाला एरिया जो अभी का गोवा है, वहां तक वो पूरा जीत गए थे। मतलब आप समझ सकते हैं यहां तक पूरा उनका राज था, ऊपर से लेके पूरा, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। तो डेट याद रखेंगे कब, 305 ईस्वी में, ठीक है। यूनानी शासक कौन, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। जिसमें कौन पराजित हुआ, सेल्यूकस निकेटर। दोनों के बीच संपन्न हुई संधि की शर्तें इस प्रकार थी। तो दोनों पराजित हो गया तो पहले क्या होता था, पराजित होने पर क्या किया जाता था, संधि किया जाता था, है ना। कोई किसी को हरा रहा है तो फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज होता था। कॉम्प्रोमाइज में कुछ शर्तें रखी जाती थी जिसको हारने वाले को क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था। तो क्या शर्तें थी, उस शर्तें पर हम लोग देखेंगे। तो सेल्यूकस पराजित हुआ, दोनों के बीच संपन्न हुई संधि की शर्तें इस प्रकार थीं कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना के विवाह में दहेज के रूप में क्या क्या दे दिया। आप देखिए दहेज में ये लोग पूरा एरिया ही दे रहा दहेज में, ठीक है। और देखिए एरिया का नाम भी एरिया ही है। जो एरिया उसको दहेज में दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, वो क्या था, उसका नाम क्या था, एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपे मिसडाई। तो ये सब जो एरिया था, ये सब जो रीजन था, ये सब क्षेत्र जो था, वो जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में ये सब क्षेत्र दे दिया, ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार, एक और हिस्टोरियन है प्लूटार्क, तो प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बोलते हैं, तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिया है, ठीक है। 500 हाथी कौन किसको दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को दिया, ठीक है। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो ये नाम आप, बहुत फेमस नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम आपको कमेंट करना है कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित जो किताब थी, मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया एक बुक था, उस बुक का नाम क्या है। इसको आप कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा बुक था ये, ठीक है। तो सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को कहां भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। आप दोनों दोस्त हो गए ना, अब शादी विवाह हो गया है दोनों परिवार में, तो दोनों अब दोस्त हो गए हैं। तो क्या भेजे, वो एक राजदूत भेजे, और राजदूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज था, है ना। संभवतः इस संधि के परिणाम स्वरूप ही हिंदू कुश, मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज के बीच की सीमा बन गई, ठीक है। तो इसी संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हिंदू कुश, मौर्य साम्राज्य, हिंदू कुश जो है वो मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राजा, सेल्यूकस के राज्य, मतलब मान लीजिए हिंदू कुश है, इसके इधर आपका मौर्य साम्राज्य
और इसके इधर आपका सेल्यूकस निकेटर, तो हिंदू कुश उसका क्या बन गया, बाउंड्री बन गया, सीमा बना दिया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो जैसा कि आपको पता था, अभी एकदम सदर्न इंडिया में सदर्न इंडिया के बारे में अभी हम लोग चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं किए थे। जो वो कर रहे थे वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में वो ज्यादा अपना प्रभाव दिखा पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक तमिल ग्रंथ से मिलती है। और तमिल ग्रंथ का नाम क्या था, तो तमिल ग्रंथ का नाम था अहनानूर। और किससे मिलती है, तो अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो अशोक ने अपने दूसरे और 13वें शिलालेखों में अपने साम्राज्य की सीमाओं तथा चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों जैसी सीमावर्ती इलाकों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्यों का उल्लेख किया है। तिब्बती इतिहासकार तारकनाथ तथा स्मिथ, तो अंडरलाइन कर लेंगे इसको, क्या क्या है, कौन कौन, तारानाथ और स्मिथ। तो जो तिब्बती इतिहासकार थे कौन कौन, तारानाथ और स्मिथ का क्या मानना है कि दक्षिण भारत को मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के समय में मिलाया गया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत को मौर्य साम्राज्य में किसके समय मिलाया गया था, बिंदुसार के समय मिलाया गया था। अंडरलाइन करने वाला बात है ये। ठीक है, बिंदुसार के समय मिलाया गया था। यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण की विजय का श्रेय देते हैं। और जो कुछ यूनानी इतिहासकार है, कुछ ग्रीक हिस्टोरियंस है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं कि वो ही दक्षिण विजय में हेल्प किए थे मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अब इसमें तो लड़ाई चलते रहता है इतिहासकारों में, आपको जो लिखना है वो सबके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें इसमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल योद्धा, सेना नायक तथा महान विजेता के साथ साथ एक योग्य शासक भी थे। ठीक है, ये लाइन तो इजी है। विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला वह भारत का प्रथम शासक था। उसने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे परवर्ती भारतीय शासकों ने भी अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य कितने कुशल योद्धा थे, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। तो उनके जो नीति थी, चंद्रगुप्त मौर्य की नीति थी, या उनका जो चलने का तरीका ढंग था, मतलब अपना साम्राज्य को विस्तार करने का जो ढंग था, वो टोटल जो उनके बाद के राजा थे उन लोग ने सब भी उनको फॉलो किया और वो लोग भी अपना प्रचार प्रसार अपने राज्य का अच्छा से कर पाए। विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला वह भारत का प्रथम शासक था। तो अभी मैंने आपको बताया उनका जो साम्राज्य था कितना विशाल था, तो उस पर शासक करने वाले ये पहले महाराज थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उसने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे परवर्ती भारतीय शासकों ने भी अपनाया। बिंदुसार ने दक्षिण विजय की थी या नहीं यह स्पष्ट नहीं, पर इसने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण रखा। ठीक है, तो अब यहां पर कुछ हिस्टोरियन का कहना है, जैसे ऊपर कहा गया था कि बिंदुसार ने ही मिलाया था साउथ इंडिया को, किससे, मतलब साउथ इंडिया से ही मिलाने वाले कौन थे, साउथ इंडिया में अपना राज्य स्थापित करने वाले कौन थे, बिंदुसार। लेकिन यहाँ कुछ हिस्टोरियंस का कहना क्या है कि बिंदुसार ने दक्षिण विजय की थी कि नहीं यह एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके पिता द्वारा जो भी क्षेत्र जीते गए थे उसको वो अक्षुण्ण लगते हैं, मतलब उसको कोई छू नहीं पाता, उसको वो बचा के रखते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के विस्तार को जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत अशोक के विभिन्न अभिलेख और शिलालेख है। अंडरलाइन करेंगे ये बात कि मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, आप अशोक के विभिन्न जो अभिलेख और शिलालेख है उसके बारे में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको मौर्य साम्राज्य का जानकारी आराम से मिल जाता है। ठीक है, जिन जिन स्थानों पर ये अभिलेख पाए गए हैं उसे अशोक के साम्राज्य अंतर्गत माना जा सकता है। तो जो जो जगह पर ये अभिलेख और शिलालेख पाए गए हैं वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत
इसको माना जा सकता है, और वो आपका क्या है, वो भी तो मौर्यन डायनेस्टी से ही रिलेटेड थे, है ना। आगे अगर हम लोग देखें, क्योंकि अभिलेख अपने साम्राज्य के अंतर्गत ही लिखवाए जाते होंगे, तो ऐसा क्यों माना गया कि अशोक के साम्राज्य के ही होंगे वो क्षेत्र, क्योंकि अभिलेख जो होते होंगे वो, ऐसा माना गया हिस्टोरियंस के द्वारा कि जो अभिलेख होते होंगे वो अपने राज्य में ही लिखवाए जाते होंगे। साथ ही अशोक के उन अभिलेखों में नवीन विजय का उल्लेख, साम्राज्य की विशिष्ट जातियों का उल्लेख, भौगोलिक नामों का उल्लेख एवं पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात उन अभिलेखों में लिखा जाता था। तो जो जीता गया क्षेत्र है उनका उल्लेख, है ना, साम्राज्य की विशिष्ट जातियों, जितनी जाति साम्राज्य में थी उनका अभिलेख, उनका उल्लेख यहाँ पर मिलता था। जो भी भौगोलिक नामों से उन प्रदेशों को जाना जाता था उनका उल्लेख मिलता था, एवं उनके आसपास के जितने पड़ोसी राज्य थे उनका भी उल्लेख उसमें मिलता था, जिससे साम्राज्य सीमा का निर्धारण किया जा सकता था, जिससे कि आगे के हिस्टोरियंस को पता लग जाता था कि साम्राज्य किसका है और कितना बड़ा है। उम्मीद है आपको यहां तक जो एक्सटेंट के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं वो समझ में आया होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। तो कहां कहां पर है, देखिए अशोक का अभिलेख इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बारे में ज्यादा जानकारी उसी अभिलेख से मिलता है, ठीक है। इसलिए आपको अशोक के अभिलेख को मौर्य साम्राज्य में मिला के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। अफगानिस्तान के लंपाक, अंडरलाइन करने वाला बात है, अफगानिस्तान के लंपाक एवं कंधार में, पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान में जगह का नाम शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा में, तथा हिमाचल क्षेत्र के टोपरा, कालसी, मेरठ, निगलीवा, रुमनदई में अभिलेख पाए गए हैं। तो अशोक के अभिलेख कहां कहां है, इंडिया में तो आपको इंपॉर्टेंट है ही, इंडिया के बाहर जो है उनको आप ज्यादा याद रखेंगे, खास करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला, है ना। दक्षिण में कहां कहां अभिलेख पाए गए हैं, तो दक्षिण में इराकुड़ी, राजुल, मंडगिरी, ब्रह्मगिरी, सिद्धापुर, जटिंग रामेश्वर, गवी मठ, पालकी गुंड, मास्की, गुईगाम आदि में, तथा पूर्व में कहां कहां, उड़ीसा के धौली, जौगढ़ से लेकर पश्चिम में गुजरात तक अभिलेख पाए गए हैं। तो आप देखेंगे पूरा पैन इंडिया में अशोक के अभिलेख, पैन इंडिया क्या, इंडिया से बाहर भी आप देखेंगे कि पूरा इनका जो अभिलेख है वो पाया जाता है अभी भी। मैदानी इलाकों में बराबर, सहसराम, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, गुर्जरा एवं राजस्थान के बैराट में अशोक कालीन अभिलेख मिले हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए क्योंकि यहां से जो वन लाइनर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो यहां से बन सकता है, कौन सा अभिलेख कहां पाया गया था, ठीक है। इससे इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि जहां जहां ये अभिलेख हैं वे सभी स्थान अशोक के साम्राज्य अंतर्गत रहे होंगे। अशोक के अभिलेखों में पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे साम्राज्य की सीमा जानने में काफी मदद मिलती है। और उसी अभिलेखों में क्या, मौर्यन साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा हुआ था। वृहत शिलालेख 2 और 13वें में ऐसे ही नाम आए हैं। दक्षिण में अशोक के साम्राज्य के बाद 4 राज्य थे। तो 4 राज्य कौन कौन थे, चोल, पांड, केरल और सत्यपुत्र, ठीक है। चारों आप राज्य का नाम याद रखेंगे। इसके पश्चात ताम्रपर्णी था। पश्चिमोत्तर में अशोक यवन राजा अंतियोक की चर्चा करता है। अंतियोक सीरिया का शासक था, अंडरलाइन करेंगे, अंतियोक किसका शासक था, सीरिया का, एवं अशोक के अभिलेखों में उसे मौर्य साम्राज्य का पड़ोसी माना गया है। अंडरलाइन करने वाला बात है, इंपॉर्टेंट है कि अशोक का जो अभिलेख था उसमें एंटियोक को क्या माना गया है, मौर्य साम्राज्य का पड़ोसी, मतलब सीरिया को मौर्य साम्राज्य का पड़ोसी माना गया है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग चर्चा करें तो मौर्य साम्राज्य के विस्तार में उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ
अन्य राजाओं का भी योगदान था, मगर उसकी आधारशिला चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी व लगभग पूर्ण विस्तार भी किया। उसके उपरांत के शासकों तथा बिंदुसार, अशोक आदि ने साम्राज्य को बचाए रखा, है ना। तो कौन कौन? बिंदुसार और अशोक के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो बिंदुसार, अशोक ने उनका जो साम्राज्य पूरा विस्तारित किया हुआ था उसको बचाए रखने में बहुत अपना योगदान दिया है। इसमें कलिंग भी एक ऐसा ही प्रदेश है। अशोक के उपरांत के शासकों ने शासन पर से धीरे धीरे कसाव ढीला कर दिया, जिससे मौर्य प्रदेश सीमित और अंततः समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मौर्य का एक्सटेंशन था और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लाइफ के बारे में चर्चा यहाँ पर किया गया, ठीक है। आपको क्या करना है, आप एक्स्ट्रा इसमें क्या कर सकते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूं। आप एक बार कोई भी बुक का यूज करके आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मौर्य का प्रशासन था इसको आप पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आने का भी संभावना ज्यादा है, ठीक है। ये तो उसका विस्तार अभी हम लोग पढ़े, उनका विस्तार और लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां से भी क्वेश्चन आने का संभावना है। समय कम है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर तो आज चर्चा नहीं करेंगे, उसको आपका किसी बुक का हेल्प लेके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक का धम्म नीति। अब धम्म से क्या समझते हैं आप? तो धम्म नीति बताता क्या है कि आप वायलेंस नहीं करेंगे, आप शांति प्रिय रहेंगे, ठीक है, सभी का सहयोग करेंगे, मतलब जितना भी अच्छा अच्छा बात है वो धम्म नीति में आता है। तो आइए एक एक करके हम लोग अशोक की धम्म नीति के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अशोक के धम्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन है। धर्म प्रचार के लिए उसने किन किन तरीकों को अपनाया, ठीक है, ये आपका हिंदी में हो गया। एक्सप्लेन अशोकास कंसेप्ट ऑफ धम्म, व्हाट मेजर डिड ही अडॉप्टेड टू गेट इट, ठीक है। आइए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लिया आप, अब हम लोग डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो मौर्यकालीन भारतीय इतिहास में अशोक से जुड़ी नीतियों में सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व की नीति धम्म नीति थी, ठीक है। तो मौर्यकालीन इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य थे ही, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थे कौन थे? अशोक इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि पहले देखिए, पहले अशोक भी क्या करते थे? नॉन वायलेंस पर ज्यादा भरोसा करते थे, मारना। कलिंग वॉर आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व जो हुआ था, कलिंग वॉर में कितनी जाने गई थी कलिंग का युद्ध में। उसके बाद फिर अशोक को लगा कि इतना खून खराबा नहीं होना चाहिए, फिर वो ये सब छोड़ देते हैं, धम्म नीति को अपना लेते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा अभी इस क्वेश्चन के आंसर के अनुसार करेंगे। तो मौर्यकालीन भारतीय इतिहास में अशोक से जुड़ी नीतियों में सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व की नीति धम्म की नीति थी, जो इतिहासकारों के मध्य निरंतर चर्चा का विषय रही है। तो धम्म की नीति में भी इतिहासकार लोग का मत जो है वो नहीं मिलता था। शुरुआत में धम्म नीति को लोग मानते थे कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद में जो बाद के इतिहासकार है वो मानने लगे कि एक ऐसी नीति है जो हमें अच्छे राह पर जीने के लिए सिखाती है। इस सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। धम्म की नीति का विशेष ऐतिहासिक महत्व होने के बावजूद इसके वास्तविक स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के मध्य तीव्र विवाद कायम है। प्रारंभिक इतिहासकार धम्म को जहां बौद्ध धर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो प्रारंभिक इतिहासकार लोग हैं, वो धर्म को क्या बोलते हैं? तो बौद्ध धर्म के रूप में परिभाषित करते हैं धम्म को, ठीक है। वही जो वर्तमान के इतिहासकार हैं, जो लेटेस्ट में अभी के इतिहासकार हैं, वो क्या करते हैं? तो वर्तमान के इतिहासकार इसे सदाचार तथा नैतिक जीवन, है ना, सदाचार मतलब अच्छा आचरण करने वाला, नैतिक जीवन जीने वाला, अहिंसा पर आगे बढ़ने वाला, सहिष्णुता करने वाला और सामाजिक उत्तरादित्व आदि तत्वों से युक्त एक सामाजिक विधान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो दो मत आपको यहाँ पर निकल के आया। एक मत कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और दूसरा मत है
कि वो आप में सदाचार, नैतिक जीवन को कैसे जीना है, अहिंसा, सहिष्णुता पर जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में बताता है क्या, धम्म नीति। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि धम्म का स्वरूप क्या था। धम्म का स्वरूप, धम्म के वास्तविक स्वरूप के संबंध में विवाद मुख्यतः बौद्ध धर्म ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से स्वीकार कर लेने से जुड़ा हुआ है। तो देखिए विवाद क्या है इसमें, धम्म के वास्तविक स्वरूप के संबंध में विवाद क्या है, तो इसके संबंध में विवाद यह है कि मुख्यतः बौद्ध धर्म ग्रंथ को असंदिग्ध रूप से स्वीकार कर लेने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोग मानते हैं कि धम्म की जो नीति थी इसमें जो वास्तविक स्वरूप है उसका वो बौद्ध धर्म से अपनाया गया है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जिन्हें धार्मिक पूर्वाग्रहों से वंचित नहीं माना जा सकता। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथों में धम्म को बौद्ध धर्म के रूप में परिभाषित किया गया है, परंतु अशोक के शिलालेखों में जिनमें धम्म के तत्वों जैसे साधुता, कल्याणकारी कार्य, साधुता मतलब सादा जीवन, साधुता मतलब सादा जीवन, कल्याणकारी कार्य मतलब दूसरे का मदद करने वाला कार्य, प्राणी हिंसा ना करना मतलब अहिंसा को फॉलो करना, मृदुता, दया, दान, सुचिता, पाप रहित होना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता एवं बड़ों का आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों का आदर करना, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार करना आदि के उल्लेख हैं। तो ये अशोक के शिलालेख में ये सब पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है, किसके बारे में, धम्म नीति के बारे में। तो आप जितना भी पॉइंट आप देखेंगे सब अच्छा पॉइंट्स है जो इनकी नीति को और इनकी नीति का जो प्रचार है और दूर दूर तक फैलाता है। तो एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लें कि यहाँ पर उनके जो शिलालेख है उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। तो साधुता, सादा जीवन जीने वाले, कल्याणकारी कार्य, दूसरे का मदद करने वाला कार्य, प्राणी हिंसा ना करना, मृदुता, दया, दान, सुचिता, पाप रहित होना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों का आदर करना, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता रखना, मतलब दान दक्षिणा करना यहाँ पर बात किया गया है। उचित व्यवहार करना आदि के उल्लेख के आधार पर धम्म का एक विशिष्ट स्वरूप तैयार होता है और उभर कर हमारे सामने आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे धम्म का एग्जैक्ट मीनिंग, तो ये शिलालेख में जो लिखा हुआ है ना, यही धम्म का एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा। ठीक है, उपरोक्त तत्वों के आधार पर हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि धम्म का तात्पर्य किसी विशेष धार्मिक विश्वास से नहीं है। अंडरलाइन करेंगे ये बात, जैसे धम्म अभी ऊपर बताए थे ना कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो यहां पर जो अशोक का शिलालेख है उससे क्या प्राप्त होता है कि धम्म किसी धार्मिक, किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये तो यहाँ पर कदाचार मतलब अपना साधुता और सदाचार से रहने और दूसरे का मदद करने, अहिंसा ना करने और अच्छा व्यवहार रखने, अच्छा आचरण रखने को हम लोग धम्म बोलते हैं, धम्म नीति बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करें इसमें, तो धम्म का तात्पर्य किसी विशेष धार्मिक विश्वास से नहीं है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, धम्म का तात्पर्य किसी विशेष धार्मिक विश्वास से नहीं है और ना ही धम्म मनमाने तौर पर बनाया गया साहित्य सिद्धांत था। ठीक है, तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर रहेंगे, अशोक के अभिलेख में यही लिखा हुआ है कि धम्म का तात्पर्य किसी विशेष धार्मिक विश्वास से नहीं है और ना ही किसी के द्वारा बनाया गया मनमाना चीज है। ठीक है, बल्कि धम्म का संबंध मोटे रूप से सामाजिक व्यवहार एवं क्रियाओं से था। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए, जिसमें उस समय के प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक नियमों का मिश्रण किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो क्या स्टेटमेंट है आप देखेंगे यहां पर कि धर्म का संबंध, आप मोटा मोटी देखेंगे कि तो धर्म का संबंध किससे है, तो सामाजिक व्यवहार क्रियाओं से था
जिससे उस समय के प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक नियमों का मिश्रण कहा जाता था। किसका किसका मिक्सचर धर्म नीति में आता था? तो धार्मिक, रिलीजियस एंड सामाजिक, सोशल। तो सोशल वर्क आप बोल सकते हैं, और रिलीजियस, इसमें सदाचार बनाए रखना ही क्या कहलाता था? धम्म नीति कहलाता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन हमें अशोक के व्यक्तिगत धर्म और अभिलेखों में दिए हुए धम्म में स्पष्ट रूप से भेद रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इतिहासकार लोग का मानना था कि अशोक भी तो बौद्ध को मानते थे, बौद्ध के अनुयायी थे, लेकिन यहाँ पर उनके अभिलेख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अभिलेख में लिखा गया है धम्म नीति के बारे में, उन फैक्ट्स पर हम लोग को बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अशोक बौद्ध धर्म तथा त्रिरत्नों में विश्वास करते थे। अब बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं तो त्रिरत्न में भी विश्वास करेंगे, ये उन्हीं की नीति थी, है ना। परंतु जिस धर्म के उपदेश का उसने लोगों में प्रचार किया वह सर्वसाधारण का धर्म था, लेकिन वो बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा नहीं किए, ज्यादा वो किस नीति का प्रचार किए हैं? तो धम्म नीति का प्रचार किए हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, धम्म नीति का उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या था? अभी तक हम लोग धम्म के बारे में पढ़ रहे हैं और ये बहुत बेस्ट आंसर है। अगर अशोक के बारे में, धम्म नीति के बारे में सवाल आता है तो सबसे बेस्ट आंसर है आपका, इसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, अच्छे से इसका तैयारी आप कर सकते हैं। तो धम्म नीति का उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो धम्म की नीति का प्रतिपादन अशोक द्वारा मुख्यतः अपने समय की महान सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के उद्देश्य से प्रेरित करता है या प्रेरित था। ठीक है, तो धम्म की जो नीति थी और उसका जो प्रचार था वो अशोक द्वारा मुख्यतः क्यों किया था? तो अपने समय की महान सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, तो अपने समय का क्या? सामाजिक मींस सोशल, जो सोशल इश्यूज थे, जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज थे, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज का समाधान निकालने के लिए वो धम्म नीति को अपनाए थे और उसी से प्रेरित था, जिससे इस युग का जटिल समाज जूझ रहा है। ठीक है, जो कि आज तक जो ये सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज है अभी भी आप देखेंगे सभी देश में, सभी प्रांत में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे? राजनीतिक उद्देश्य। तो इस धम्म नीति का राजनीतिक उद्देश्य क्या था उस पर हम लोग चर्चा अभी करेंगे। तो अशोक कालीन मौर्य साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था, मतलब एकदम पीक पर था, है ना, अशोक कालीन मौर्य साम्राज्य। और वह भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त अफगानिस्तान तक, कहां तक विस्तृत था? अफगानिस्तान तक विस्तृत था। इंडिया में तो था ही मौर्य साम्राज्य, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान आगे हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें विविध धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति, विश्वास एवं संस्कृति के लोग निवास करते थे। ठीक है, जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति और सभी संस्कृति के लोग निवास करते थे। वहां पर ये प्रचार प्रसार कर रहे थे किस चीज का? धम्म नीति का, है ना। इस विविधता वाले विशाल साम्राज्य पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिए अशोक के समक्ष दो ही विकल्प थे। तो इतना विविधता होने के कारण और विशाल साम्राज्य होने के कारण अपनी धम्म नीति को प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाना और उसका प्रचार प्रसार करना एक टफ काम था। इसके लिए अशोक के लिए तो क्या किए? इस विविधता वाले विशाल साम्राज्य पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिए अशोक के समक्ष दो ही विकल्प थे। पहला, सैन्य बल का प्रयोग द्वारा जिस पर अत्यधिक व्यय की आवश्यकता थी। दूसरा, वैचारिक एवं नैतिक मूल्य के आधार पर। ठीक है, तो एक सैन्य बल के आधार पर, एक किस पर? सैन्य बल के आधार पर, और दूसरा किस पर? वैचारिक और नैतिक मूल्य के आधार पर। ठीक है, और सैन्य बल में खर्चा ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा लगता है ना, तो दोनों एक आधार वो रखे थे कि कैसे फैलाया जाए धम्म नीति को।
जो सभी को स्वीकार हो तथा समाज के सभी वर्गों एवं धार्मिक विश्वासों के बीच अपना स्थान बना सके। अशोक ने दूसरे विकल्प को अपनाया। तो ये सभी जान रहे थे कि अशोक जो है दूसरे विकल्प को अपनाएंगे। यहाँ पर ज्यादा जो पैसा है उसको खर्च करके धर्म को फैलाने से अच्छा है कि आप वैचारिक तरीके से नैतिक मूल्यों के आधार पर लोगों तक अपनी प्रचार प्रसार, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। ठीक है, अशोक ने दूसरे विकल्प को अपनाया और इसे हेतु अपने धर्म नीति का प्रतिपादन किया, उसका प्रचार प्रसार किया। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो अभी हम लोग देख लिए राजनीतिक उसका, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य क्या था धम्म नीति का। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक, सोशल एंड रिलीजियस जो उसका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सोशल एंड रिलीजियस ऑब्जेक्टिव। तो अशोक ने उन सामाजिक तनावों से पूर्णतः परिचित था जो बौद्ध, जैन, आजीवक तथा अन्य गैर ब्राह्मण संप्रदायों के उदय के कारण समाज में प्रवेश कर गए थे। तो जितने भी सोशल इश्यूज थे अशोक सबके बारे में जान गए थे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। ठीक है, ये सभी संप्रदाय न केवल ब्राह्मण विरोधी थे वरन इनमें भी आपसी तीव्र वैचारिक मतभेद थे। इन संप्रदायों की सदस्यों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जबकि ब्राह्मण अब भी समाज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो संप्रदाय हैं यहाँ पर उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, और उस समय भी उस बढ़ोतरी होने के बाद भी जो ब्राह्मण लोग थे अभी भी समाज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे, सब वो चला रहे थे। इस कारण इनमें तीव्र वैचारिक वैमनस्य विद्यमान था। ऐसी स्थिति में साम्राज्य में परस्पर सौहार्द एवं विश्वास का वातावरण बनाना आवश्यक था। तो ब्राह्मण हो गए या अलग संप्रदाय के लोग हो गए, सब में मतभेद होता था। तो इस चीज को अशोक जानते थे, तो उसको उनके बीच का जो असमंजस्य है उसको कम करने के लिए, जो उनके बीच का दूरी है उसको कम करने के लिए अशोक हमेशा चिंतित रहते थे। तो ऐसी स्थिति में साम्राज्य में परस्पर सौहार्द एवं विश्वास का वातावरण बनाना आवश्यक था, जो धर्म जैसी गैर सांप्रदायिक नीति द्वारा ही संभव था। ठीक है, तो लोगों को मिलाने के लिए अशोक क्या बोले कि धर्म नीति ऐसी नीति है जो सबको मिला के एक साथ एक जैसा सबको मान के रख सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त साम्राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे यवन प्रदेश एवं जनजातीय क्षेत्र थे, जहां तो कौन कौन सा क्षेत्र देख लीजिए, यवन प्रदेश एवं जनजातीय क्षेत्र, वहां पर वो क्षेत्र कैसे थे, तो वो क्षेत्र वैसे थे जहां ना तो ब्राह्मण थे और ना ही श्रमण संस्कृति का प्रचलन था। तो आदिवासी क्षेत्र में आपको ब्राह्मण कहां से मिलेंगे, और आदिवासी क्षेत्र में आपको वहां पर आपका श्रमण का प्रचलन मतलब श्रमिक लोग भी आपको नहीं मिलेंगे उस संस्कृति में। अतः साम्राज्य की मजबूती के लिए इसका आत्मसातीकरण आवश्यक था। तो इसलिए समाज को मजबूत करने के लिए, हर तबके को एक साथ लाने के लिए, जोड़ने के लिए अशोक क्या करते थे, इसके लिए प्रयास करते थे। किसके द्वारा, धम्म नीति के द्वारा, जो धर्म जैसी नीति से ही संभव था। इसके बारे में चर्चा की है हम लोग अभी। इस प्रकार उपरोक्त सारी विविधताओं के बीच साम्राज्य का अस्तित्व कायम रखना अशोक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो वही है, कास्ट लाइन को एक साथ सब मिल के चले, सब हंसी खुशी रहें, ये मिलाने के लिए अशोक धम्म नीति को फॉलो करवाना चाहते थे, लेकिन शायद वो नहीं हो पाया। आज भी आपको जो असमानता है आपको अभी भी दिखेगी। तो अशोक ने साम्राज्य के अस्तित्व तथा उसमें परस्पर सौहार्द कायम रखने के साथ साथ समाज की समस्याओं के समरूपी निदान हेतु धम्म नीति का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पर कुछ हम क्या पढ़ेंगे, अशोक के जो धम्म नीति थी उसकी विशेषताएं क्या थी, उनको पॉइंट वाइज में लिखा हूं कि आपको ये याद हो पाए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स है भाई, तो अशोक ने जो धम्म की नीति अपनाई वह वास्तव में नैतिकता के नियमों से ओतप्रोत थी
और इसमें कई नैतिक शिक्षाएं भी दी गई थी। पहला पॉइंट नैतिक शिक्षा है ना, नैतिकता। दूसरा, अपने इसी धर्म से प्रभावित होकर अशोक ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए कई दूत विदेशों में भेजे जो आगे चलकर बौद्ध धर्म के विस्तार में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो इस धम्म नीति का प्रचार करने के लिए बहुत सारा दूत जो है वो प्रचार करने के लिए अशोक जो है वो विदेशों में भी भेजते हैं, जो आगे जाकर बौद्ध धर्म का भी प्रचार करते हैं वही लोग, ठीक ना, उसी में सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरा पॉइंट, धम्म की नीतियों और उसके शुद्धिकरण के लिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैनिज्म बुद्धिज्म में आप पढ़े होंगे कि बौद्ध जो संगति जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तीसरी काउंसिल, उसमें कौन उसके संरक्षण थे? तो अशोक उसका संरक्षण कर रहे थे। बौद्ध होने के बाद अशोक ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार बनाए रखा। बौद्ध होने के बाद भी अशोक सब धर्म को अपना मानते थे। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कई नए अधिकारियों की नियुक्ति की। तो प्रचार प्रसार के लिए आदमी चाहिए ही होता है, तो वहां पर बहुत सारे जितने भी रिक्रूटमेंट वो कर रहे थे, अधिकारियों का नियुक्ति कर रहे थे, वो धर्म का प्रचार के लिए कर रहे थे। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कई शिलालेख साम्राज्य के कोने कोने में अंकित करवाए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है धर्म के बारे में। आप इसी को सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो आप यहां से अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, अगर आप एक बार भी बुक्स पर थोड़ा सा ध्यान दिए हैं तो, ठीक है। अब इसके बारे में कंक्लूजन क्या है? मूल्यांकन, धम्म नीति के स्वरूप के समान ही धम्म की सफलता एवं असफलता को लेकर इतिहासकारों के मध्य तीव्र विवाद है। तो धम्म नीति लागू हो पाया नहीं हो पाया, इसको लेकर भी विवाद बहुत तगड़ा है, ठीक है, इसको लेकर भी विवाद जो है बहुत तगड़ा है। अब बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग बात लागू हो पाया कि नहीं लागू हो पाया उसके बारे में चर्चा करते हैं। अशोक अपने फरमानों में स्पष्ट कहता है कि धम्म विधान की शिक्षा दो साधनों से दी गई है। तो धम्म विधान का जो शिक्षा है वो दो साधनों से दी गई है, और ये है नियम द्वारा, और एक है आपका नियम और एक है विश्वास दिलाकर। तो एक रूल्स फॉलो कराकर, है ना, रूल्स को फॉलो कराकर, और एक आपको विश्वास दिलाकर धर्म की नीति को फॉलो करवाया जा सकता है ना। अशोक स्वयं स्वीकार करता है कि उसे विश्वास से बहुत सफलता प्राप्त हुई है और विधान नियम ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे हैं जितना कि आप विश्वास को फॉलो करा के आप ये इसका धर्म नीति का प्रचार कर सकते हैं, ऐसा अशोक का मानना था। अशोक की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी धर्म प्रचार के कार्य को संचालित करने में असफल रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनकी कोशिशें जो थी वो उनके मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई, क्योंकि उनका जो प्रसार था उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी जो थे धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे थे, और उसकी मृत्यु के साथ ही धम्म सिद्धांत जो है वो समाप्त हो गया। अभी बताइए, धम्म सिद्धांत अगर जोरों शोरों से होता तो ये कास्टिज्म क्या होता, ज्यादा दूर दूर तक नहीं फैलता, सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि वह धम्म ही था जिसके कारण उसके शासन काल के लंबे समय में हम किसी प्रांतीय विद्रोह का उल्लेख नहीं पाते हैं। तो उसके शासन काल में आप कलिंग वार को हटा दे तो उसके बाद एक भी प्रांतीय विद्रोह नहीं हुआ था। यह धम्म की सफलता का सबसे प्रामाणिक मापदंड माना जा सकता है। मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का ही काम है जो धम्म नीति सिखाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, रेस, किसी से भी हो, अच्छे से रहना और दूसरे की मदद करना, सदाचार के साथ रहना, सबकी सेवा करना धम्म नीति सिखाता है। ठीक है, तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर आज हम लोग किए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो तो पहला स्लाइड में आप देख ही लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर 1 के लिए, मेजर माइनर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाता था वो आज ही के क्लास के साथ अब ये समाप्त हो जाता है। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।